नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं और हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां से दिल्ली की तकदीर तय की जाती है। दिल्ली एक ऐसी जगह जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन यहां पर जो सरकार चलाता है उसे 16 कलाओं में राजनीति के निपुण होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि दिल्ली में मिनी इंडिया यानी कि छोटा भारत बसता है। ऐसे में 27 सालों को अगर नजर डालकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आरोप लगाती रही कि यहां पर विपक्षी दलों की सरकार ने, यानी कि जिनकी सत्ता थी, उन्होंने गड्ढे में डालने का काम किया, लेकिन 27 सालों का सूखा खत्म करने के बाद 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और रेखा गुप्ता के तौर पर महिला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली वालों को मिलती है। ऐसे में 1 साल की क्या है उपलब्धियां, आगे की क्या है चुनौतियां, इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी। थैंक यू। कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप दिखाई दे रही हैं। 1 सालों की वो कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो देशवासियों को आज आप बताना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो बड़ी उपलब्धियों के लिए 1 साल बहुत ही छोटी टाइम लिमिट है, पर हाँ, मैंने कोशिश की है कि हर एक दिन दिल्ली और आगे बढ़े, विकास की दृष्टि से, जनता की सुविधाओं की दृष्टि से। और अगर कुछ लैंडमार्क काम मैं बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि जो वर्षों से अटकी हुई आयुष्मान योजना, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, वो पहले ही दिन लागू करना। इसी तरीके से दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स जो है उस पर हमने काम किया। हमने अटल कैंटीन, आरोग्य मंदिर, इन सभी विषयों को आगे बढ़ाया, उस पर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और जितने भी पॉलिसी मैटर थे जो कि अभी तक अटके लटके हुए थे, वो सारी पॉलिसीज़ हमने बनाई जिससे दिल्ली की जनता को बेहतर लाभ मिले और दिल्ली आगे बढ़ सके। लटकना, अटकना, भटकना इससे बाहर आ चुका है। मतलब राजधानी दिल्ली बाहर आ चुकी है। कोशिश की जा रही है, रोजाना कोशिश की जा रही है। ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद राजधानी दिल्ली में चूंकि बीती रात ही मैनहोल में गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई और उसके पहले हमने देखा था गड्ढे में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने नहीं है? इसको भापने के लिए क्या तैयारी की जा रही है और ये दोबारा ना हो, ऐसी परिस्थिति नहीं जन्मे, इसके लिए मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह की दुर्घटनाएं जो शहर में हो रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरीके का ऐसा एक्सीडेंट कि गड्ढे में गिरना हुआ या सीवर में हुआ, और मैं आपको और पूरी दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार इसमें पूरी तरीके से सीरियस है, सजग है। कोई भी तरह का जो लैप्स हैं, आप प्रशासनिक तौर पे कहें, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, ना तो किसी को बख्शा जाएगा और भविष्य में ये दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए सारी तरह की सावधानियां लेने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्हें चेक भी किया जा रहा है। जहाँ की पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ गड्ढे या खुदाई या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, पूरी तरीके से अधिकारियों को भी ताकीद कर दिया गया है कि इसको आप तुरंत ध्यान करें और पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बैरिगेटिंग उसके चारों तरफ करें। जिन कार्यों का आपने जिक्र किया है उसी पर आम आदमी पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है लगातार आपको लेकर। ये कहा जा रहा है कि केवल भाषणबाजी और फोटोबाजी वाली सरकार है और जमीन पर, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की टिप्पणी की जा रही है आपको लेकर। देखिए, विपक्ष इस समय बेरोजगार हो गया है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे काम भी जो वो नहीं कर पाए थे, आज जनता उनको कोस रही है। आप किसी भी काम को उठा के देखिए, जब वो शर्मा कॉलोनी की बात करते हैं, पानी भर गया, पानी भर गया, तो पानी किसके कार्यकाल के कारण भरा? आपकी सरकार जो है 11 साल तक थी, आपने सीवर लाइन नहीं डाली, आपने कोई पानी की निकासी का साधन नहीं बनाया। आज आप वर्तमान की सरकार को कहें जी आपकी कमी है, हर चीज़ पे आप कह सकते हैं, परंतु 11 साल की सरकार में मैं पूछना चाहती हूँ एक प्रश्न आज आपके माध्यम से, क्यों आधी दिल्ली आज भी बिना पाइपलाइन के पानी के लिए तरस रही है? क्यों दिल्ली में आज भी सीवर लाइंस नहीं है जो आज हमें डालनी पड़ रही हैं? क्यों ये गड्ढे हैं? क्यों सड़कें साफ सुथरी नहीं बनी हुई? क्या कारण है? इसका जवाब तो उन्हें ही देना पड़ेगा। आज यदि वो 11 महीने की सरकार से ये पूछें कि आपकी कमी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है और ऐसे
सवाल पूछने वाले लोगों को तो मैं यही कह सकती हूँ कि उनके पास अभी करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो कहीं अखबार में किसी छोटे कॉलम में छप जाएं या कहीं आपके न्यूज़ हेडलाइन में आ जाएं, इसके लिए वो अपने सारे काम करते हैं। ठीक है, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो ज़रा पहले उनके ही सवाल हम लोग ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी अब आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्जीवाड़े का जश्न चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी ने ये चुनाव जूते, चप्पल, साड़ियाँ और कैश बांटकर जीता। आपने 1 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी योजनाओं को रीनेम किया और फिर उसके ऊपर क्रेडिट लेकर घूम रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, क्या उनको कुछ भी पूछने का अधिकार है? आज विपक्ष है आपके आज 11 साल तक आप सत्ता में थे तो आपको लगता था कि सब कुछ सही है। 15 साल की सरकारें जब थी तब तक सब कुछ सही है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, तो आप जनता पे आक्षेप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं? ये सोचने की बात है। आप अपनी नाकामियों को किसके पीछे छिपा रहे हैं? यदि आपने इतने काम किए होते या आप घोटालों में ना रहे होते, तब जनता आपको कुछ पूछती। आपको जनता ने भर भर के समर्थन दिया। पहली बार जब आप जीते, काम के नाम पे आपका मार्कशीट 0 दिखाता है, तो उसके बाद यदि जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है तो आप कुछ भी कहिए। अगर हम इस नाते से जीतते तो जनता हमें इतना भारी समर्थन ना देती। हम 100% जनता के आशीर्वाद से, उनकी आशाओं से, उनकी अपेक्षाओं से यहाँ जीत करके आए हैं, और उनकी आशाएं अपेक्षाएं पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार हर पल उस काम में लगी। सरकार हर पल काम में लगी हुई है। जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था उस समय हम लोगों ने बहुत जाकर ग्राउंड पर कवरेज की थी। शीश महल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया। जगह जगह आप लोग बकायदा शीश महल बनाकर और उसकी रिप्लिका के जरिए लोगों से वोट मांग रहे थे और दिल्ली की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया। आपने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए शीश महल खोल दिया जाएगा। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि अंदर जाकर हम देखेंगे कितने महंगे महंगे सोफे, टॉयलेट्स और तमाम तरह की खबरें, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक 1 साल बीतने जा रहे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है कि वहां का दरवाजा कब खुलेगा। शीश महल इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है, अभी तो केजरीवाल साहब उसकी टॉयलेट की शीटें उठा के ले गए हैं। क्या पता खोल देने से उसमें और क्या क्या डैमेज हो गए। तो उसका सही उपयोग या जनता का जो पैसा वहाँ पे लगा था उसकी सही रिकवरी क्या हो, ऐसा समाधान हम लोग खोज रहे हैं। कुछ प्लान है या नहीं है? कोई प्लान? बहुत सारी चीजें, केवल मुद्दा ही बना था दिल्ली इलेक्शन में शीश महल का। अब आपने एक ऐसा सफेद हाथी लाके खड़ा कर दिया है कि वो ना आगे जाते बन रहा है ना पीछे आते बन रहा है। उसका किया क्या जाए ये अपने आप में प्रश्न है। आपके पास कोई सुझाव हो तो आप ही बता दीजिए। मैडम आपको पिछली बार भी बताया था, इतना सुंदर एक गेस्ट हाउस बना देते उसे, एकदम प्रीमियम गेस्ट हाउस है, लोग आएंगे रहेंगे, ये देखेंगे अच्छा क्या है। ये अच्छा आइडिया है। इस बार मैं अपनी कैबिनेट में आपके सुझाव पर डिस्कशन करूंगी। कि जनता ने आशीर्वाद दिया तो यकीनन यमुना माता का भी आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने सेम डे जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन यमुना मैया की जय के नारे भी लगवाए थे। अब यमुना जी का आशीर्वाद तो मिल गया है, लेकिन उसकी स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए, और खबर है कि फेरी भी बहुत जल्दी चलने वाली है, तो उस पर हम और मेघा ट्राई कर रहे हैं कि अगला इंटरव्यू आपके साथ वहीं पर करने वाले हैं। उसको लेकर क्या गुड न्यूज है जो दिल्ली की जनता को देना चाहेंगे आप? यमुना पहले दिन से ही हमारी कामों की लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी पे रहा, और पहले ही कैबिनेट मीटिंग से हमने उसके रिवाइवल के कामों को करना शुरू किया। और मैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में लोगों को बताती हूँ कि जो कारण है यमुना के गंदा होने का, वो है कि हमारी पूरी दिल्ली की जितना ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से वहाँ से, वो सब जाकर के यमुना में ज्यों का त्यों गिर रहा था। पहले यहाँ पे 35 STPs बने हुए थे, पर वो भी अपग्रेडेड नहीं थे। हमने जो इस साल पहला काम किया वो ये किया कि इन सारे STPs जो वर्तमान में बने हुए हैं उनको अपग्रेड करने का, कि ताकि उनकी वर्किंग सही हो, तो जितना सीवेज उसमें ट्रीट हो रहा है वो बेहतर होकर के बाहर आए पानी उसका। और नए 37 डिसेंट्रलाइज STPs हमने टेंडरिंग करी। वो नए डिसेंट्रलाइज STP उस पर लगेंगे। यमुना जी में जितना सॉलिड वेस्ट था उसको हमने डिसिल्ट किया। आज यमुना जी से लगभग 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट जो यमुना जी में गिरता था वो हमने नालों से डिसिल्ट किया। आज यमुना से
हर तरह की कोशिश वहाँ चल रही है। नई मशीनें हमने तरह तरह की मंगवाई जो यमुना जी पे काम कर रही हैं। यमुना के किनारे जितना भी सॉलिड वेस्ट पड़ा था उसको हमने हटाने का काम किया। पूरी तरह स्वच्छता में साफ होने में कितना 100% वक्त लगेगा? समय, क्योंकि what is ये the बिल्कुल status? सही बात है कि यमुना जैसी नदी को साफ करना तुरंत मतलब उसके लिए हम 1 साल या 2 साल कह दे तो वो नामुमकिन होगा। हम लोगों ने खुद जाकर अलग अलग हिस्सों में Time रिपोर्टिंग frame की समझना है, चाहते लेकिन टाइम फ्रेम क्या कोई आप लोगों ने सेट कर रखा है? इतना विश्वास दिलाती हूँ दिल्ली को कि हर साल यमुना जी उनको बेहतर दिखाई देंगी। जैसे जैसे ये सारे एसटीपीज जो हैं ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, नए एसटीपीज बन जाएंगे, ड्रेन्स को पूरी तरीके से टैप कर लिया जाएगा, पूरी दिल्ली का सीवेज सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, कोई भी सीवर ओवरफ्लो सीधा नहीं गिरेगा। ठीक है, तो हम जब पोल्यूशन के मुद्दे पर हैं तो अब यमुना के पोल्यूशन से ज़रा दिल्ली के पोल्यूशन पे आ जाते हैं मैम। और चित्रा और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डावोस में भी इस बात की चर्चा हुई। गीता गोपीनाथ ने भी इस बात की चर्चा करी और ये कहा कि लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहेंगे दिल्ली में। देखिए ये दीज आर बिग पीपल, ये लोग वैश्विक स्तर पर अगर ये बात कहते हैं कि कोई भी दिल्ली में इन्वेस्ट क्यों करेगा जब यहाँ मौतें पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा हो रही, मोर्टालिटी रेट की बात कर रही थी, आंकड़े दे रही थी। तो अगर इस तरीके की दिल्ली है और हमारी देश की राजधानी है और आप उनकी मुखिया हैं, तो मैडम आप जवाब दीजिए कि ये क्या हाल बना रखा है दिल्ली का और क्या होगा अगर हम डावोस में जाके ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली क्यों नहीं जानी चाहिए इंडस्ट्रीज। व्हाट्स योर आंसर? मेघा जी, मैं तो मुख्यमंत्री अभी 1 साल से हूँ, आप तो बहुत पुरानी रिपोर्टर हैं। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस 1 साल में सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के लिए, पर्यावरण बेहतर करने के लिए क्या क्या काम किए। दिल्ली में देश की सबसे ज़्यादा ईवी बसें हमने यहाँ चलाई। आज 4200 ईवी बसेस दिल्ली में चलाने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो वो दिल्ली सरकार ने बनाया है। दिल्ली के लिए नई ईवी पॉलिसी। आज दिल्ली में प्रॉपर आपका पॉल्यूशन चेकिंग यूनिट्स नहीं थी। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कोई इस तरह का आपका वर्किंग स्टेशन नहीं थे जहाँ उनकी फिटनेस टेस्ट हो सके। हमने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स नए बनाने का काम शुरू किया, जितना हमारी पूरी इस दिल्ली राज्य की रिक्वायरमेंट है, जो पिछली सरकारों के समय में नहीं थी। हमने इस पूरी प्रॉब्लम को, पॉल्यूशन को ऐसे पॉल्यूशन नहीं, पूरे पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें ठीक करने के लिए होनी चाहिए, चाहे उसमें ग्रीनरी डेवलप करने का काम हो, चाहे फॉरेस्ट नोटिफिकेशन का काम हो, चाहे नई प्लांटेशन का काम हो, या फिर हम कहें कि हम डस्ट मिटिगेशन के लिए नए प्लान्स, रोड पे वॉल टू वॉल कारपेटिंग के लिए नए दिशा निर्देश, नई पॉलिसीज़। आज पूरी 100% दिल्ली जहाँ सड़कें गड्ढों में भरी हुई थी उसको वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने का काम हमने शुरू किया है। तो ये सारे जितने स्टेप्स हैं वो एक एक उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो। ईवी पॉलिसी इतने विस्तृत रूप में हम बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसका असर तो देखने को नहीं मिला। और इस बार हमने देखा दिल्ली के कई ऐसे इलाके रहे जहां पर बहुत ज्यादा AQI रिकॉर्ड किया गया। गीता गोपीनाथ का इन्होंने जिक्र किया, तो जो आंकड़ा उनकी ओर से रखा गया है वो मैं बता देती हूं। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि प्रदूषण विशेष रूप से दिल्ली और भारत में टैरिफ से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम और खतरा है हम सभी के लिए। हर साल 1.7 मिलियन मौतों और GDP में बड़ी गिरावट के कारण भारत की विकास क्षमता को नुकसान पहुंच रहा है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक का इतना बड़ा ड्रीम प्रधानमंत्री जी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कतार में हम आगे आकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में अगर राजधानी दिल्ली में इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, समस्या हर कोई बता सकता है, समाधान हर कोई नहीं देता है। बीमारी का जिक्र करते हैं, इलाज नहीं देते थे, पर आज हमें समस्या भी पता है, हम समाधान भी दे रहे हैं। इलाज क्या हो सकता है उस पर काम कर रहे हैं। मेट्रो की जो बात हमने की, आज एक ही फाइनेंशियल ईयर में 5000 करोड़ का फंड हमने मेट्रो पे स्पेंड किया। ना केवल फेज़ 4 बल्कि फेज़ 5 की भी तैयारी अभी से हमने कर दी। ईवी बसें जितनी दिल्ली की ज़रूरत है, 14,000 बसों के ऑर्डर अभी से हमने प्लेस कर दिए कि 2028 तक हमारी दिल्ली की पब्लिक फ्लीट पूरी तरीके से ईवी हो जाए। 2028 तक 100% हमारी
जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है वो ईवी पे हो जाए। मुख्यमंत्री जी के ऊपर आम आदमी पार्टी का आरोप सीधा यह है कि उनकी योजनाओं को रीनेम करके आप आगे लेकर आ रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, अब आरोग्य मंदिर रख दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का बिल्कुल कम वोट मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपने मंदिर शब्द जोड़ दिया और इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने का काम दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कर रही है। यह आम आदमी पार्टी के आरोप हैं आपके ऊपर। आपने वो लाइन सुनी होगी ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अब जो जैसा है उसको ऐसे ही हर चीज में गड़बड़ गड़बड़ दिखता है। उसको सालों से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बने थे। अगर मान लो जो लोगों का डेथ हो गया है, जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आते फिर भी राशन ले रहे हैं, इनकम प्रोफाइल उनका हाई हो गया है या डबल राशन कार्ड कर रहे हैं, उन सालों बाद स्क्रूटनी हो रही है, चीज़ें ठीक की जा रही, तो कह रहे ओ राशन कार्ड घोटाला हो जाएगा। आज वो कह दें कि भाई आपने नया फैसिलिटी दे दिया। अगर हमारी सरकार प्राइमरी हेल्थ केयर में इतना बड़ा चेंज लेके आ रही है कि एक अच्छे हेल्थ सेंटर्स दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, वो 1, 2, 10 नहीं, मंदिर लिखने की क्या जरूरत थी? अब कोई भी मुस्लिम सोचेगा मैं मंदिर क्यों जाऊंगा। नहीं, 100%। आरोप ये है कि आपने इतना टेढ़ा सोचा, आपने जानकर उसे मंदिर कहा, तो बेचारे किसी मुसलमान को अंदर जाने में तकलीफ होगी। उन्हीं को तकलीफ होगी मंदिर जाने में, किसी को तकलीफ नहीं अब एक जो दिल्ली की जनता, जो मुस्लिम आबादी है, उसको कैसे समझाएंगे कि ये आरोग्य मंदिर इलाज के लिए है, इसको मंदिर और मस्जिद के चश्मे से नहीं देखें। मैं साफ तौर पे कहना चाहती हूँ, तकलीफ उनको नहीं है, तकलीफ उन लोगों को है जो ये देख रहे हैं कि 1 साल में इतने सारे काम हो गए, इतने सारे डिसीजन हो गए, इतनी सारी पॉलिसीज बन गई जो हम ना कर पाए 11 साल में, वो इस कमल फूल सरकार ने 1 साल में कर दिया। देखिए, आपकी सरकार के 20% समय तो पूरा हो चुका है। अब आगे के लिए सबसे पहला कौन सा विजन है जिसको आप पूरा करना चाहेंगी, और अरविंद केजरीवाल वो कौन कौन से सेक्टर छोड़कर गए जिनको पूरा करना रेखा गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है? देखिए, सेक्टर तो उन्होंने सारे ही छोड़े। मैं अपने टारगेट्स बताती हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट होता तो कूड़े के पहाड़ ना होते। और वेस्ट टू एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम है जो हमें करना चाहिए था। अब हम इसको करने की प्लानिंग की। हमारे दिल्ली में जितना कूड़ा रोजाना जनरेट होता है उसका डिस्पोजल तुरंत हो, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है आप डिस्पोज उसका आधा कर रहे हैं, बाकी आधे का पहाड़ बने जा रहा है, और वो भी केवल डिस्पोजल कर रहे हैं, बायो माइनिंग कर रहे हैं, परंतु उसको आप वेस्ट टू एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं पूरी दिल्ली को ये समाधान दूं कि दिल्ली में जितना कूड़ा जनरेट होता है उसका तुरंत डिस्पोजल भी हो, हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बढ़े, हमारे बायोगैस प्लांट बढ़े, और हम इसके साथ साथ में ई वेस्ट के लिए भी प्लांट लगाने जा रहे हैं और सॉलिड वेस्ट के लिए भी प्लांट लगा रहे हैं। तो पूरी तरीके से 360 डिग्री पे दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हम शुरू कर रहे हैं। एक और सवाल आपकी बातों से निकल कर आया है, महिला बॉस होने की वजह से, क्योंकि आपके साथ मंत्रिमंडल में जो साथी हैं या वैसे भी दिल्ली में जो सहयोगी हैं वो बहुत सालों से दिल्ली की पॉलिटिक्स करते रहे और बहुत सीनियर लीडर हैं। ऐसे में एक बार की विधायक को मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंप दिया गया, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में है, आपकी इतनी मजबूत सरकार है। तो लेडी बॉस होने के नाते ये चैलेंज होता है या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है पूरा? मैं ये मानती हूँ निर्णय क्षमता का और साहस का कोई जेंडर नहीं होता। क्या बात है, वेरी वेल। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप महिला पुरुष नहीं देखते, जब आप मेहनत करते हैं तो महिला पुरुष का विषय खत्म हो जाता है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आता। तो मैं अपना काम कर रही हूँ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो बाकी लोग अपने आप साथ में चलना शुरू होते हैं। मैं आपको अपनी उपलब्धियों की बात बता रही थी, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा रोड मैप है, तो वेस्ट मैनेजमेंट पहला सेक्टर है। पॉल्यूशन पे काम करना, या यूं कहूँ कि पर्यावरण को बेहतर करना, दिल्ली का मेरा दूसरा टारगेट है। क्योंकि आपको सभी वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना है, दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करना है, आपको एंड टू एंड रोड बनानी है, डस्ट मिटिगेशन करना है, धूल को ख़त्म करना है, धुएं पे काबू पाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठीक करनी है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जो पर्यावरण के ऊपर काम करती हैं, तो मैं उसे समझती हूँ। तीसरा मैं समझती हूँ हेल्थ को हमें इस लेवल तक लेके जाना है कि दिल्ली शहर में इलाज की कमी की वजह से किसी की मौत ना हो।
मुझे इस लेवल तक दिल्ली में हेल्थ को लेके जाना है। नई मशीनरी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर में काम करने की जरूरत है। जिस एजुकेशन मॉडल को आपने प्रस्तुत किया, आज भी आपके उनके दिखाए हुए स्कूल, खुद स्वाति मालीवाल उनके स्कूलों का भांडा फोड़ रही है। इतने बड़े घोटाले उन्होंने किए, क्लासरूम घोटाला, टॉयलेट को भी उन्होंने क्लासरूम में काउंट करके घोटाले वाले चला जेल दिया। क्यों नहीं जाते हैं मैडम मुख्यमंत्री? घोटाले इतने ज्यादा हैं लेकिन कोई जेल तो गया नहीं, फिर यही लगेगा ना राजनीतिक आरोप हैं हमारे सारे। देश में न्याय करने का काम न्यायपालिका का है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर जनता ने न्याय कर दिया है। जनता ने जरूर उनको सरकार से बेदखल कर दिया, उनको उनकी जगह पे बिठा दिया कि भाई जनता ने जब न्याय कर दिया तो न्यायालय भी अपना न्याय जल्द करेगा। अब ये इंटरव्यू खत्म करने का समय आ गया है। रेखा गुप्ता जी, एक रैपिड फायर से खत्म करेंगे। आई होप यू रेडी। जल्दी जल्दी आएंगे सवाल, जल्दी जल्दी आपको देने होंगे जवाब। मैं शुरू कर रही हूं। दिल्ली का अब तक सबसे बेस्ट सीएम कौन? अपने आप को आप नहीं काउंट कर सकते। ये तो जनता का डोमेन है, जनता आपके बेहतर हिसाब बताएगी। से कौन है ये बताइए। जनता का सवाल है, मैं उनके एक भी नाम नहीं लेंगे आप? तब बीजेपी के अपने ही ले मुख्यमंत्री लीजिए। रह चुके हैं। हाँ, अपने ही पार्टी के ले लीजिए। जनता का डोमेन है, जनता ही बेस्ट सीएम का निर्णय करेगी। मेरे मन में तो ये सोचता, मदन लाल खुराना जी ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल परिपक्व राजनेता के तौर पर जवाब दिया, बहुत उनकी जबरदस्त। गलतियों से। अब जल्दी से दो छोटे छोटे सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। हाँ। अगर शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में से बेहतर किसको मानती हैं आप? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित के कार्यकाल को। ओके। और फेवरेट लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर जिसके पदचिन्हों पर रेखा गुप्ता चल रही हैं? नरेंद्र मोदी से बेस्ट कोई नहीं। फाइनली, जो ट्रोल्स आपके पीछे रोज लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है, शानदार। on that note, Rekha Gupta ji, you've been absolutely such a delight to speak to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आगे हर एक काम पर हमारी नजर बनी रहेगी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को लेकर किस तरह से आगे बढ़ी हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। शुक्रिया।